नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और आपके साथ मैं हूं अमर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की, जहां पर इस समय पर हम हैं सीधी जिले के सिहावल जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावल में, जहां पर इस समय पर सिहावल जनपद शिक्षा केंद्र के कुछ ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं जिनको मिशन अंकुर के तहत प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण देने वाले भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने सिहावल विकासखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है। शिक्षकों को भी, बच्चों को भी इतने अच्छे तरीके से इतने गहन अध्ययन करवाया है। इंग्लिश के विषय के शिक्षक हैं डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद द्विवेदी जी। आप अपने बारे में बताइए, आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, आप कैसे पढ़े लिखे और इस स्थान पर, इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे? मैं इसी विकास खंड में एक गांव है, ग्राम बघौड़ी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरी शिक्षा भी हाई स्कूल तक शासकीय हाई स्कूल बघौड़ी सुलवार में, वहाँ पर मैं शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद मैं हायर सेकेंडरी के लिए सीधी चला गया और मेरी कॉलेज की शिक्षा द्विवेदी जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर और वर्तमान में पीएचडी हिंदी में हूँ, तो पूरा मैं स्नातक और स्नातकोत्तर डबल एमए हूँ, सब मैंने प्राइवेट किया। और इसके बाद जब एजुकेशन मेरी पूरी हो गई तो फिर मैं सोचा कि अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे करूँ, समाज को कैसे लाभान्वित करूँ, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शासकीय नौकरी तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं वहाँ की एक हमारे सीधी जिले में एक स्थानीय विद्यालय है और काफ़ी नामी विद्यालय है, श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मैं वहाँ गया और मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान 4 विषयों का मैं वहाँ अध्यापन कार्य करता था। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में मैंने काम किया, 3 अलग अलग जिलों में जाकर के। अमरकंटक में एक बहुत अच्छी संस्था है, कलानिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन, सीबीएसई एफिलेटेड है और बहुत बड़ी स्कूल है। वहाँ पर मैं टीजीटी हिंदी के रूप में कार्य किया। नवोदय विद्यालय में टीजीटी इंग्लिश था। इसके बाद मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी के रूप में काम किया और फिर इसके बाद शासकीय विद्यालय के लिए मेरी नियुक्ति हुई यहाँ पर, तो हरदा जिले में था और वहाँ पर मैं 10 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया और बहुत अनुभव मुझे मिले अपने शिक्षक साथियों के साथ भी, विद्यार्थियों के साथ भी। और वर्तमान में मैं जब ट्रांसफर हुआ सीधी जिले में तो मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय की पराहा में आया और वहाँ पर मैं पदस्थ था, 2 वर्ष में कार्य किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे कुछ वरिष्ठ साथी थे, उनको ऐसा लगा कि मैं आकर के और ज़्यादा काम करूँ फील्ड में, तो फिर मिशन के अंतर्गत मैं वर्तमान में क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सिहावल के अंतर्गत है अमिलिया, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। क्या कारण रहा कि आपने शिक्षा क्षेत्र को ही चुना? मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा ही एक ऐसी नींव है अपने देश की कि जो हमारे बच्चे हैं, तो जब शिक्षित हो जाएंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। यदि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो जाए तो सब कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं कि शासकीय नौकरी में ही जाए, यदि जो भी काम करेगा, खेती करेगा तो अच्छे से खेती करेगा, वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और आदर्श सीखेगा, उसमें नैतिकता का विकास होगा। तो शिक्षा से ही सब कुछ। एक शिक्षा ही ऐसा है कि सभी प्राणियों से मनुष्य को शिक्षा ही अलग करती है। तो मनुष्य शिक्षित होता है, इसलिए सभी जीवों से अलग होता है और विकास करता है, विकासशील प्राणी है। जो वर्तमान में ऐसी लोगों के मन में धारणाएं चली आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनकी अपेक्षा जो प्राइवेट स्कूलें इस समय पर संचालित हो रही हैं, गाँवों मोहल्लों में प्राइवेट स्कूलें संचालित हो रही हैं, तो अगर कंपैरिजन किया जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों का, इसके बीच में आपको क्या अंतर दिखता है? हाँ, देखिए क्या है कि शासकीय विद्यालय और अशासकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, दोनों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में अच्छा है। हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं, हमारे अच्छे शिक्षक ट्रेंड हैं, उनका भी योगदान विद्यार्थियों को शिक्षित करने में अच्छा है और अशासकीय विद्यालय के भी शिक्षक योग्य हैं, वो भी बहुत अच्छे ट्रेंड टीचर हैं और उनका भी योगदान है। तो यहाँ पर कंपेरिजन न करते हुए हम ये देखते हैं कि सभी शिक्षक हैं और हर विद्यालय में जाने वाले सभी विद्यार्थी हैं और दोनों शिक्षित हो रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आपने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, क्या कारण है कि शासकीय स्कूलों की बजाय बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं या उनके अभिभावक ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? बिल्कुल जो है, तो आप इस तरह से यदि अनुमान लगाए होंगे तो मेरा भी अनुमान है कि बच्चे नहीं करते हैं, उनको बच्चे तो कुछ भी, हाँ, अभिभावक के द्वारा होता है और अभिभावक का एक ऐसा वर्तमान में रुझान इस तरह से हो सकता है कि प्राइवेट विद्यालय में भेजेंगे तो अधिक होंगे, जबकि पूर्ण रूप से सही नहीं है। शासकीय विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय, दोनों विद्यालय, कुछ विद्यालय अच्छे भी हैं और कुछ विद्यालयों में हो सकता है कि पढ़ाई
किसी भी कारण से शिक्षक जो है तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, संसाधन का अभाव है, शिक्षकों की कमी है। अब हमारे शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में शिक्षक 1 है अधिकांशतः स्कूलों में, फिर देखा जाए 2 है, बहुत मुश्किल से 3 शिक्षक किसी किसी स्कूल में मिलते हैं। विषय कितनी है? प्राइमरी में देखा जाए 4-5 विषय हैं, हमारे मिडिल में कक्षा 6 से लेकर के 8 देखा जाए 6 विषय हैं। और मेरा जो अनुभव था, मैं जब नवोदय विद्यालय में पढ़ाता था, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया, वहां पर एक विषय के 1 टीजीटी हुआ करते थे। द्विवेदी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं जब हरदा में पढ़ा रहा था, वहां पर एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब मुझसे पूछे कि आप कौन सी विषय पढ़ाते हैं? तो मैं कहा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो बोले कि आप सर्वज्ञ हैं? मैं कहा सर्वज्ञ तो मैं नहीं कह सकता, सर्वज्ञ एक परमात्मा होता है, हम लोग तो सीख रहे हैं, लेकिन ऐसी सर यहाँ की व्यवस्था है, हाँ संसाधन का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है कि मुझे इस तरह से पढ़ाना पड़ता है। और फिर बोले कि इतनी कक्षाएं फिर कैसे आप संचालित करते हैं? मैं कहा शिक्षा देता हूँ सभी को बैठा करके, और बच्चों से जब बात की तो बहुत प्रभावित हुए। हमारे बच्चे, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल भी हमारा है और उसमें वीडियो अपलोड है, इंग्लिश की पुस्तक बहुत धड़ल्ले के साथ फराटेदार इंग्लिश जो है तो पढ़ रहे थे, तो इसलिए सब बहुत प्रभावित हुए। तो सबसे पहले तो आकर के जब बच्चों से बात किए तो उनका यही कहना था कि क्या यह शासकीय विद्यालय है? हो सकता है उनके मन में ऐसा कॉन्सेप्ट रहा हो कि केवल प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो जब बच्चों से बात की और बच्चे इंग्लिश उनसे बात करना शुरू कर दिए, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे हमारे जो है तो अच्छे अधिकारी हैं और उच्च वर्ग के हैं। और हम देख सकते हैं हमारे पिताजी जो है तो शासकीय विद्यालय में पढ़े थे, हमारे बाबा जी जो है शासकीय विद्यालय में पढ़े थे, हमारी दादी जी शासकीय विद्यालय केवल मुंह देखी थी और अच्छे से बोल रही थी, अच्छे से किताब पढ़ पा रही थी। कक्षा 1 तक, हमारे बाबा जी कक्षा केवल 2 तक पढ़े थे और रामचरित मानस बढ़िया पढ़ते थे, अच्छा बोलते थे। तो शासकीय, हाँ, निष्कर्ष के रूप में आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में शासकीय स्कूलों में संसाधनों की कमी। हाँ, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में वास्तव में देखा जाए तो केवल देखिए एक कॉन्सेप्ट यदि हम ले संसाधन में, शिक्षक की नियुक्ति, यदि हमारे शासकीय विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त पूर्ति हो जाए, विशेष शिक्षक सभी उपलब्ध हो जाएं और उनके केवल मस्तिष्क में ये रहे कि हमको आज ये इस लेसन को पढ़ाना है। द्विवेदी जी, होता यह है कि जब सुबह हमारे शिक्षक तैयार होकर चलते हैं, मैं स्वयं एक टीचर हूँ, अच्छा मुझे अनुभव है इस चीज का। तो जब मैं पढ़ाता था नवोदय विद्यालय में तो मैं टीजीटी इंग्लिश था, तो मुझे मालूम था कि कक्षा 6 में जाकर के इस लेसन मुझे आज पढ़ाना है। लेसन प्लान तैयार करता था, कक्षा में जाकर के बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे संतुष्ट होते थे और इस तरह से मेरी दिनचर्या पूरी जो है तो एक पीरियड वाइज रहती थी किस क्लास में जाना है। अब हमारे शासकीय विद्यालय में क्या है वर्तमान में, मैं सीएससी भी हूँ और मैं लगभग 25 प्राइवेट विद्यालय और 30 शासकीय स्कूल्स पे मैं भ्रमण करता हूँ, नियमित तौर पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ उनके क्या उनकी गतिविधियां हो रही हैं। तो शासकीय स्कूल में देखिए कि कक्षा 1 से 8 तक तो कक्षाएं हैं, शिक्षक केवल 1 है या 2 हैं, 2 शिक्षक हैं, कुछ जानकारियां भी मांगी जाती हैं। तो सुबह जब आते हैं तो जानकारियों को कुछ बनाते हैं, इसके बाद जैसे ही पढ़ाने बैठते हैं कुछ फोन आ जाता है, अच्छा वो लेसन प्लान भी नहीं बना पाते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरह से आज इसको पढ़ाएं। तो मैं उनको सुझाव देता हूं कि आप जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज को लेकर के आप हिंदी को ऐसा पढ़ाइए कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा 3 को पढ़ा रहे हैं, 4 को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए पाठ्यक्रम तो ये चले कि आज पाठ 6 को पढ़ाना है, पाठ 7 को पढ़ाना है, तो इस तरह से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बहुत सी कक्षाएं हैं, सिलेबस ज्यादा हो जाता है, विषय ज्यादा हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि उस सब्जेक्ट के आप अवधारणा को लेकर के चलिए कि क्या बात हम सिखा दें, बच्चों के अंदर किस चीज को हम डाल दें तो उतना सीखने के बाद स्वयं आगे सीखने के लिए जिज्ञासा हो जाए। यदि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी जाए, और वास्तव में वर्तमान में कहा भी जा रहा है कि टीचर इज एज ए फैसिलिटेटर, हम केवल फैसिलिटेटर की तरह जो है स्कूल में कार्य करते हैं, सुविधादाता है। यदि हम बच्चों को जिज्ञासु की प्रवृत्ति पैदा कर दें, शुरू से देखे जा रहे हैं, गौतम बुद्ध के मन में कुछ जिज्ञासा हुई थी तो बाहर निकले और ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर के मन में जिज्ञासा अलग ढंग से उत्पन्न हुई थी तो जाकर के जो है तो जब बाहर निकले उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस भी पीरियड में हम देखते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं, जब सबसे पहले बताइए कि आइंस्टीन क्या सोचा हो कि अलग खोज करता है, न्यूटन कुछ अलग सोचता है तो अलग खोज करता है ना। सेव को तो सभी लोग देखते हैं कि सेव जो है तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति निकला कि उसने सोचा कि जब सेव टूटा तो जमीन में ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो अलग ढंग से तो एक जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो बच्चों के अंदर ये टीचर, मैं उनको हमेशा ट्रेंड करता हूं इस बात को कि देखिए आपको उनकी अंगुली को पकड़ करके लाइन टू लाइन नहीं चलना है, एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कर दीजिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति के हो जाए, आपसे जितने प्रश्न पूछें। मेरा मानना यह है
कि प्रत्येक बच्चे के अंदर जितनी जिज्ञासा होती है और जितने प्रश्न होते हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर उसे समय पर मिलता चला जाए तो वह एक महान व्यक्ति बनेगा, विद्वान बनेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि जो वर्तमान में शासकीय स्कूलों के शिक्षक है वो कर्तव्य परायण नहीं है? कर्तव्य परायण है, बिल्कुल। मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। वो सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं, स्कूल से जब घर आते हैं तो फिर स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए कि एक टीचर हिंदी का है तो हिंदी विषय ही उसके मस्तिष्क में रहेगा, हिंदी मुझे कैसे पढ़ाना है। अब उसे 4-5 पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, संस्कृत भी पढ़ाना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सभी शिक्षक सभी विषयों की योग्य होते हैं, सभी विषय जानते हैं। तो अध्ययन करके पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा भरपूर कोशिश कर रहे हैं, निष्कर्ष भी अच्छा निकल रहा है। हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं, मैं जैसे गवर्नमेंट टीचर हूँ, ऐसा मत सोचिए मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ, ठीक है ना। पक्ष में बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैं तो समाज के विकास में सभी शिक्षकों का योगदान मानता हूँ कि सभी का योगदान है। मैं प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी बैठा करके उनको ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं शासकीय गवर्नमेंट स्कूल का मैं टीचर हूँ तो मैं उनका पक्ष लूंगा। मैं आपको भी बताऊंगा जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है। तो मेरा मानना यह है कि यदि विषयवार शिक्षक की उपलब्धता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब एक विषय देखिए क्या है कि चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इनको दिन प्रतिदिन नए मतलब जो जानकारियां होती हैं अपडेट रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं विज्ञान जब पढ़ा था, विज्ञान की पुस्तक समय दूसरी थी, वर्तमान दूसरी आ गई है, नए सिलेबस में कुछ चीजें बदल रही हैं। तो हमको पढ़ने के लिए समय भी होना चाहिए। तो एक विषय का हम जब ज्ञाता हो सकते हैं, उसका मास्टर बन सकते हैं कि जब उसको पढ़ने के लिए हमें भरपूर समय मिले, फिर पढ़ाने के लिए अच्छा समय मिले और हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से जब हम कक्षा में रहें तो उस समय स्कूल में ही लगा रहे। वर्तमान में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जानकारी वो भी जरूरी है, इसलिए कि बच्चों को जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं बच्चों को तो दिए जा रहे हैं। साहब ये कह सकते हैं शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था के बजाय उनके सरकारी कामकाजों में उलझा दिया जाता है, जिससे शिक्षण व्यवस्था बिगड़ जाती है। नहीं, फिर जो इसको ऐसा समझिए आप, पर्याप्त जब शिक्षक हो जाएंगे, देखिए योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, योजनाएं होनी चाहिए। जो बड़ी स्कूल होती हैं तो वहाँ पर लेखन का कार्य कोई दूसरे कर रहे हैं, हमारे एक हेडमास्टर साहब होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, व्यवस्था देखते हैं, प्रत्येक विषय के शिक्षक होते हैं, अपने विषय पढ़ाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि योजनाओं को बंद कर दिया, योजनाओं को न थोपा जाए। योजनाएं हैं, लाभान्वित हमने ये कहा योजनाएं बंद। हाँ, हमने ये कहा जो सरकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं तो उससे शिक्षकों का ध्यान भंग हो जाता है, शिक्षक अपने शिक्षण व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाते। जितना सामर्थ्य है वो ध्यान दे रहे हैं, मैं नहीं कहा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जितना सामर्थ्य है पूरा ध्यान दे रहे हैं। और शिक्षकों की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा ध्यान देंगे अपनी। मेरे कहने का मतलब यही हुआ, उनको सरकारी कामकाजों में उलझा दिया था, इसलिए वो शिक्षण व्यवस्था में ध्यान नहीं दे पाते हैं। उलझाते नहीं, वो भी जरूरी है। शिक्षकों की पूर्ति हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। वर्तमान में जो RT आया है, CC आया है, इससे शिक्षकों के ऊपर और बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे कितना बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? द्विवेदी जी, RTE राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का जो नियम आया, अधिनियम पारित हुआ, तो 2009 में इस अधिनियम को पारित किया गया और अप्रैल 2010 में हमारे इस प्रदेश में लागू किया गया। तो इसका मूल उद्देश्य यह है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं तो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मतलब कहीं भी ऐसा कोई भी बच्चा किसी शुल्क के कारण उसकी पढ़ाई बाधित न हो। जैसे मान लीजिए निर्धन परिवार है, पैसा नहीं है, तो शासन की मंशा यह है कि उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य, बच्चा न छूटे, कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा लेने से छूटे न। और ये किसका जो है दायित्व है? सरकार का। और सरकार कौन है? सरकार में हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, प्रत्येक अभिभावक हैं। देश का प्रत्येक नागरिक जो है तो सरकार का एक भाग ही है, सभी मिलकर के सरकार के अंग हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का जो अधिकार है तो अभिभावक, शिक्षक, समुदाय के प्रत्येक व्यक्तियों का है। ये मिलकर के CCE का कितना प्रभाव पड़ा? CCE का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या होता था कि पहले परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी, एग्जाम होता था और एग्जाम में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हम कक्षा 6 में पढ़ते थे और साल भर पढ़े और परीक्षा के दिन बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए या हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उस दिन हम परीक्षा नहीं दे पाए तो हम अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। मतलब वर्ष भर का जो परिणाम है तो एक दिन में उस विषय का निर्धारण होता था। अच्छा, हमारा अवलोकन समय पर होकर के सुधार का अवसर नहीं मिलता था। जब CC आया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट अवधारणा यह है कि प्रत्येक बच्चे का सतत मूल्यांकन, अवलोकन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। अवलोकन से क्या होगा
कि वहीं पर बच्चा जो गलती कर रहा है, जहां पर नहीं सीख पा रहा है, सीखने में जहां पर कमियां हैं, जहां पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो शिक्षक वहीं पर उसको सुधार कर दे, बता दे। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 6वीं की परीक्षा दिया, जब एग्जाम के समय में अपनी बात कर रहा हूँ, अब किसी प्रश्न का उत्तर मुझसे लिखते नहीं बना तो हमें 0 नंबर मिले या कम नंबर मिले। अब तो मैं कक्षा उन्नत हो गया, कक्षा 7 में चला गया, अब मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि मैं क्या गलती किया। सीसी के अंतर्गत बच्चों का मैं मूल्यांकन करता हूँ, मासिक मूल्यांकन करता हूँ। मान लीजिए मासिक मूल्यांकन, उसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास, उसके 3 पार्ट्स हैं। शैक्षिक के अंतर्गत विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, सशैक्षिक के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक इत्यादि जो है उसके भाग है 5, और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के अंतर्गत 10 भाग है। तो उसका मूल्यांकन हम प्रतिपल करते हैं बच्चे का। जैसे मान लीजिए कि नियमितता, बच्चा रोज आ रहा है, समयबद्धता, समय पर आ रहा है, उसको हम प्रतिदिन जो है तो अवलोकन करते हुए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विषय है, विषय का हम जो है तो मूल्यांकन किए और बच्चे से नहीं बना, तो वहां पर हमने गोला लगा करके और उसको बताया कि गलती किए, तो बच्चे को अवसर मिल रहा है पूरा सीखने के लिए, और उसी समय वह सीख लिया कि ये जो गलती हो रही है तो इसको मैं सीख लूं, और फिर जब एनुअल एग्जाम होता है तो उसमें वह तत्परता देने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, तो हाँ, सीसी कंटीन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से बहुत अच्छा जो है तो लाभ मिल रहा है। वर्तमान में शिक्षकों को जो ये अंकुर मिशन कहा जाए, जो अंकुर योजना के तहत शिक्षकों को शिक्षण दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ऐसे क्यों आवश्यकता पड़ी गवर्नमेंट को कि शिक्षकों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाए, क्या है इसकी वजह? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना लिखना ये जान जाए, उनको आ जाए, किताब पढ़ते आ जाए, मूलभूत संक्रियाएं आ जाए, तो कक्षा 3 से लेकर के आगामी कक्षाओं में कक्षाएं नहीं होगी। पूरा फोकस है कक्षा 1 और 2 पर। तो मिशन अंकुर के तहत निपुण भारत के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि बच्चों की जो कक्षा 1-2 के बच्चे हैं तो अधिगम स्तर, तो लर्निंग आउटकम्स उन्हें पूरा प्राप्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत अपने राज्य में मिशन अंकुर प्रारंभ किया गया। तो मिशन अंकुर के अंतर्गत FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के अंतर्गत पूरा जोर दिया जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 बच्चे पढ़ना लिखना जान जाए, गणित की सभी संक्रियाएं उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि इन शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति फूकी जा सके। हाँ बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। जब बच्चे, देखिए यहाँ पर कठिनाई क्या होती है, मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, कक्षा 6 और 7 में बच्चे पहुंच गए, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कोई भी विषय की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाएगी। सपोज जब पढ़ना ही नहीं जानता है तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की कैसे पढ़ेगा? तो यदि पुस्तक पढ़ ले और समझ के साथ पढ़ ले, इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं केवल साक्षर हो जाए, उसको वाचन आ जाए, ये नहीं है, उसकी मतलब समझ भी हो जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो समझ के साथ पढ़ ले, संक्रियाओं, मूलभूत संक्रियाओं को समझ ले और अपने जीवन में किस तरह से वह उसका अनुप्रयोग करे। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को शिक्षकों की ऐसी जिम्मेदारी दी गई है, शिक्षकों को ऐसे तैयार करना है कि बच्चों के जीवन रूपी रथ को ये ऐसे सारथी बनकर उसको रथारूढ़ हो उसमें, ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और समाज के क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में वो नित नए आयाम स्थापित कर सके और देश का, समाज का, घर का, शिक्षक का भी नाम रोशन कर सके। बिल्कुल यही है, हमारे शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और ये जो है तो राष्ट्र का निर्माण करने में इनकी अहम भूमिका है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करके इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि राष्ट्र हमारा वास्तव में बहुत आगे बढ़ेगा और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा विकास करेगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी थे, इनके द्वारा विभिन्न शिक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और उनके द्वारा बताया गया कि कैसे हम शिक्षकों को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और कैसे शिक्षकों को उन बच्चों को बताना है जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं और किन्हीं कारणवश उन संस्थानों में नहीं पहुँच पाते हैं। उनके पास वो क्षमताएं तो होती हैं, वो प्रतिभाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें वह मंच नहीं मिल पाता है कि वह अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें। ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा ऐसे डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी को मिला है, वो ऐसे शिक्षकों को ट्रेंड कर रहे हैं और ये शिक्षक जाकर के उन प्रतिभाओं को आगे मंच देंगे और वो प्रतिभा आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।